दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। इसे उपरोक्त उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। साधारणतया जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। जलना क्या है? जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ये याद कर लेंगे, जलना कैसी प्रतिक्रिया है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों आवश्यक हैं। पहला ज्वलनशील पदार्थ का होना, यानी किसी भी चीज़ को कब जलाएंगे? जब ज्वलनशील पदार्थ होगा तब तो जलेंगे। यानी जो जिसको जलाना है वो कहलाएगा ज्वलनशील पदार्थ, यानी जिसको जलाना है हमें वह कहलाता है ज्वलनशील पदार्थ, यानी वो तो होना चाहिए ना। दूसरा, ज्वलन ताप तक पहुंचने के उपाय। अब जिसको जलाना है, अब हम उसको गर्म करना पड़ेगा। कहाँ, किस ताप तक गर्म करना पड़ेगा? ज्वलन ताप तक गर्म करना पड़ेगा, यानी ज्वलन ताप तक पहुंचाने के उपाय। अब जैसे कि लकड़ी को जलाते हैं, गोईठे को जलाते हैं, तो क्या करते हैं? उसके लिए उसके ऊपर केरोसिन डाल देते हैं, यानी करासन तेल डाल देते हैं। तो ये उपाय हो गया। उस गोईठे को जलाने के लिए ज्वलन ताप तक पहुंचाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम करासन तेल डालते हैं। करासन तेल का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, वह जलना शुरू हो जाता है और जलता रहता है। और जैसे ही गोईठे या लकड़ी को ज्वलन ताप की प्राप्ति होती है तो वो भी जलना शुरू कर देती है। यह है उपाय, ज्वलन ताप तक पहुंचाने का उपाय। इसी तरह अपना हम उपाय लगा सकते हैं उस पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाने के लिए। तीसरा है हवा की ज़रूरत। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जलने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 कारण हैं कि ठंड में वातावरण का ताप कम होता है और नमी रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है तथा वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। यदि ये सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। यानी बच्चों, हम लोगों बरसात के मौसम में या ठंड के मौसम में देखते हैं कि हमें जलाने में दिक्कत होती है। तो अपने जलावन जलाने में दिक्कत होती है। तो जलावन आखिर जलता क्यों नहीं है इस समय बरसात में या ठंड में? तो बरसात या ठंड में जो तापमान होता है, वातावरण का तापमान होता है, वो कम होता है और हवा में नमी भी होती है ज़्यादा, तो जिसके कारण जो जलावन है वो नम पड़ जाती है। नम पड़ जाने के कारण होता क्या है? तो जब भी कोई पदार्थ नम रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसका ज्वलन ताप बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें जलाने में दिक्कतें आएगी। इसीलिए हम देखते होंगे कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं कि बरसात में या ठंड में जलावन को ऐसा जगह रखते हैं जहाँ पर नमी न जा सके, वहाँ पे सूखा रहे, और ताकि जलावन गीला ना हो और जब भी हमको जलावन जलाने की ज़रूरत पड़े आसानी से जला सके। आगे बढ़ते हैं माचिस की कहानी। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। यानी पुराने ज़माने में क्या होता था? चकमक पत्थरों का हम लोग उपयोग आग जलाने में करते थे। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 में हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज़ के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा। ऐसा करने पर कागज़ ने आग पकड़ ली। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, इस कारण से यह बहुत खतरनाक भी होता है। इस तरह से माचिस काफ़ी खतरनाक थी। यानी बच्चों, सफ़ेद फास्फोरस के बारे में हमने पहले ही बताया कि सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है? कमरे के ताप पर ही जल जाता है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। लेकिन क्या हुआ, रॉबर्ट बॉयल जी ने इसका प्रयोग माचिस बनाने में किया। लेकिन माचिस का उपयोग जब हमको ज़रूरत रहे तब ना करें। लेकिन यहाँ तो सफ़ेद फास्फोरस को जैसे कागज़ में लगाएंगे और हवा में रखेंगे वो तो अपने ही आप जल जाएगा। तब अब हमको ज़रूरत जब थी, यानी हवा में उसको निकालना काफ़ी ख़तरनाक था, हाथ वगैरह जलने का भी डर था, आग लगने का डर था, तो ये माचिस काफ़ी खतरनाक साबित हुई।
आगे बढ़ते हैं। माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुआ। यानी जो हम लोग आज माचिस उपयोग करते हैं वो 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद संभव हो पाया। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता। अब लाल फास्फोरस क्या हुआ, सफ़ेद फास्फोरस की तरह अपने आप आग नहीं पकड़ता। आखिर लाल फास्फोरस है क्या, तो लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस का ही अपरूप है। अब लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, बल्कि क्या करता है, ये रगड़ने पर आग पकड़ता है, रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। यानी तीलियों पे कौन सा रसायन लगा हुआ रहता है, तो पोटेशियम क्लोरेट। यानी तीलियों पर लगा रसायन है पोटेशियम क्लोरेट। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। बच्चों जो हम डिब्बी देखते हैं तो डिब्बी पर क्या लगा हुआ रहता है, लाल फास्फोरस और सल्फर लगा हुआ होता है। माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती हैं। और माचिस की तीलियां क्या होती है, डिब्बी पर जैसे ही रगड़ेंगे वो जल जाएगी, पर अपने आप नहीं जलेगी, इसलिए खतरनाक भी नहीं होती। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। मोमबत्ती का इतिहास। एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छुपी होती है। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उन्हें विज्ञान से काफ़ी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे तथा लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते रहते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश है, मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। मोम क्या है, मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से। तो मोम एक हाइड्रोकार्बन है, यानी मोम भी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। ये कहाँ है, यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। यानी मोम प्राकृतिक रूप से कहाँ से निकाली जाती है, तो मधुमक्खी के छत्ते से। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है। यानी मोमबत्ती में एक बत्ती होती है जो चारों ओर से मोम से घिरी होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो उसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगती है। पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ें कि मोम सबसे पहले तो अब एक बत्ती होती है, जो बत्ती चारों ओर से मोम से घिरी होती है, और इसीलिए इसको कहते हैं हम मोमबत्ती। मोमबत्ती जब जलती है तो मोम क्या होता है, पिघलता है, और जब मोम पिघलता है तो बत्ती जो लगा होता है उसके ऊपर चढ़ने लगता है। तो ऊपर चढ़ता है और क्या होता है, और गर्म होकर, जब मोम ऊपर चढ़ता है तो गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन में टूट जाता है। फिर क्या होता है, तो फिर हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। उसने यह प्रमाणित भी किया और आप भी कर सकते हैं। 50 मिली का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ डालिए, बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। जो गैस इससे निकलती है उससे अगर
चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका दूधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। यानी चूना पानी को कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। यानी चूना पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो चूने पानी का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूने पानी में कौन सा रसायन प्रवाहित करने पर या कौन सी गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो हम बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ऊपर समझते हैं, मोमबत्ती ऊष्मा और प्रकाश आखिर देती कैसे है। तो मोमबत्ती ऊष्मा और प्रकाश कैसे देती है कि जब हम मोम को क्या करते हैं, जब मोम को हम लोग जलाते हैं, जब मोम जलती है तो क्या होता है, जब बत्ती को हम लोग जलाते हैं तो मोम पिघलती है और पिघली मोम क्या होता है, फिर धागों की सहायता से ऊपर चढ़ती है और यह हाइड्रोजन और कार्बन में टूट जाती है। फिर हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर क्या बनाएगी, जलवाष्प बनाएगी और यह कार्बन को भी जलाती है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों बनाना मोम के गर्म होने से तो हाइड्रोजन तो जला और यही हाइड्रोजन जब जलती है तो ये अपने साथ साथ कार्बन को भी जलाती है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। ये कहाँ जलता है, तो ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है और तब कार्बन बाहरी भाग में जलेगा तो यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देगी। क्या देगी, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देगी। इसी तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप 4। अपने दिए में तेल से भीगी बत्ती तो देखी होगी, रुई में तेल सोख कर ऊपर आता रहता है और जलता रहता है। बच्चा दीपावली वगैरह में हम लोग तो दिए जलाए ही हैं, हाँ, तेल वाले दिए। तो तेल में क्या होता है, एक दिए में तेल डालते हैं और एक बत्ती भी डालते हैं। तो बत्ती को डालते हैं तो देखते हैं कि जब बत्ती को जलाते हैं तो तेल बत्ती की सहायता से ऊपर चढ़ता रहता है और जलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से मोमबत्ती भी जलती है। यानी क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह से मोमबत्ती में पिघली हुई मोमबत्ती में ऊपर की ओर चढ़ती है। अब आप कह सकते हैं क्या कि मोमबत्ती में यही पिघली हुई मोम जलती है। यानी जिस तरह से हम दिए जलाते हैं तो क्या होता है, बत्ती की सहायता से तेल ऊपर चढ़ता रहता है और जलता रहता है। तो इसी तरह से मोमबत्ती भी जलती है। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं, यानी मोमबत्ती में जो बत्ती रहता है जब हम उसको जलाते हैं तो मोम पिघलता रहता है और पिघल कर मोम फिर ऊपर चढ़ता रहता, बत्ती के ऊपर चढ़ता रहता है और जलता हुआ रहता है। यानी क्या, यानी पिघली हुई मोम ही ना मोमबत्ती में जलती है। तो ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि मोमबत्ती में क्या जलता है, तो मोमबत्ती में पिघली हुई मोम जलती है। क्रियाकलाप 5। एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। क्या हुआ, अवलोकन कीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफ़ेद धुआं निकलता है यही असल में जलता है। यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक और प्रयोग से इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। क्रियाकलाप 6। एक मोमबत्ती जलाइए। यानी यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि मोमबत्ती में क्या जलता है। तो मोमबत्ती में तो पहले हम वहाँ कहें कि पिघली हुई मोम जलती है और पिघली हुई मोम का भी कौन सा हिस्सा जलता है, तब मोमबत्ती की वाष्प, यानी मोम की वाष्प जलती है। मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है, मोम की वाष्प। आगे बढ़ते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए, इसके बाद इसे बुझा दीजिए। आपको एक सफ़ेद धुएं की लाइन सी दिखाई देगी। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तीली धुएं की इस लाइन के पास लाइए। क्या हुआ, बत्ती को जलती हुई तीली से छुआए बिना ही हमने मोमबत्ती जला ली। हमने शब्दों में इसकी व्याख्या करें, अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। यानी हमने क्या देखा, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो जब जलती हुई मोमबत्ती को हम बुझाते हैं तो हमें एक
सफ़ेद धुएं की लाइन से दिखाई देती है। और जब हम एक जलते हुए माचिस इस धुएं की ओर ले जाते हैं तो धुएं को छूने से पहले ही वो जल उठती है। आखिर ये सफ़ेद धुआं होता क्या है? तो ये सफ़ेद धुआं होता है मोम का वाष्प। तो हम पहले ही बताए ना कि मोमबत्ती में क्या जलता है, तो मोम की वाष्प जलती है, यही होती है, ये इसका रंग होता है मोम की वाष्प का सफ़ेद। तो वो क्या होता है, यानी सफ़ेद धुएं के पास जाने से पहले ही वो जलने लगती है। जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है। यानी मोमबत्ती की बत्ती को हम जलाते हैं तो इससे क्या होता है, गर्मी पैदा होती है, जिससे मोम पिघलने लगता है। पढ़ते हैं, जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है, जिससे ठोस मोम द्रव में और फिर द्रव मोम को वाष्प में बदल जाती है। अंत में मोम की यह वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है और जलती है। यानी यहाँ पे हम क्या देखें कि जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो क्या होते हैं, जब बत्ती जलती है तो मोम गर्म होता है। तो मोम तो ठोस अवस्था में होता है ना, लेकिन जब इस मोम को गर्म यानी बत्ती चलती है तो मोम गर्म होता है, तो मोम पिघलता है। तो मोम पिघल कर किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। और द्रव फिर किस अवस्था में आ जाता है, वाष्प में आ जाता है। और हम पहले ही बताएं कि मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है और अंत में यही वाष्प ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और जलती है। क्रियाकलाप 7, क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है? कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में टिकाइए। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है? लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। यानी हम क्या पढ़ें यहाँ पे कि मोमबत्ती की लौ में जब हम क्या आपको मोमबत्ती के लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है? कांच की मुड़ी हुई नली को इस काले भाग में टिकाइए। यानी जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें एक काला भाग दिखाई देता है, और जब इसी हम काले भाग में जब हम कांच की मुड़ी हुई नली ले जाते हैं तो क्या होता है कि उस पर काले रंग का परत चढ़ जाता है। तो ये काले रंग का परत किसके कारण होता है? तो कार्बन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कार्बन के कारण, क्योंकि मोम जब जलती है तो किस में टूटती है? हाइड्रोजन और कार्बन में। तो हाइड्रोजन क्या करती है? हाइड्रोजन तो पहले ही बताएं कि जलती है और फिर उसको कार्बन को भी जलाने में मदद करती है। तो यही कार्बन जलती है। क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। यानी जब हम किसी पदार्थ को जलाएंगे तो क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा। आइए यह समझने की कोशिश करें कि ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यानी किसी भी ईंधन को जलाएंगे तो क्या निकलेगा? किसी भी ईंधन को जलाने पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। यानी ईंधन का जलना क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया। दहन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी जलाएं, जैसे ईंधन को जलाएं, अब गोईठे को जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनेगा। यानी गोईठा अलग चीज़ हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या है? जलवाष्प, ये भी गैस ही की अवस्था में है। यानी एक नया पदार्थ बना, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम रासायनिक प्रतिक्रिया, जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका उसमें मान बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होती है। यानी यही कारण है कि आग गर्म होती है। आगे बढ़ते हैं।
आपने घर, खेत, खलिहान, दुकानों और कारखानों में कभी आग लगते देखा या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है। झारखंड के खनन क्षेत्रों में आग लगना आम बात है। यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आग पर नियंत्रण कैसे करें। क्या आपके निकटस्थ शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है। क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है। साधारणतः वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। यानी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पानी या जल किस तरह से आग को बुझाने में मदद करती है। यानी जब हम किसी जलती हुई चीज़ पर पानी डालते हैं तो वो पदार्थ को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। ठंडा होने से क्या हो जाता है, आग का फैलाव बंद हो जाता है और इस क्रिया में क्या होता है, जलवाष्प बनता है जो बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है, जिससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीन में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। क है दाह्य पदार्थ को हटा देना। यानी आग को रोकने के लिए सबसे पहले जो वहाँ पे दाह्य पदार्थ है यानी जलने वाला पदार्थ है यानी ज्वलनशील पदार्थ है, सबसे पहले हम उसको हटा देंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना। अब हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाए। उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। यानी हम यहाँ पे ज्वलन ताप के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि ज्वलन ताप किसको कहते हैं, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। यानी यदि हम जो पदार्थ जल्दी जलता है, बहुत कम समय में जल जाता है, उसका ज्वलन ताप उतना ही कम होता है और जिस पदार्थ का ज्वलन ताप ज़्यादा होता है वह बहुत देर से जलता है। यानी हम वैसा प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे उस पदार्थ का ज्वलन ताप बढ़ जाए और वो ज़्यादा समय ले जलने में, तो क्या होगा, इससे आग का फैलाव रुक सकता है। आइए अब आग बुझाने वाले संयंत्र जिसे अग्निशामक कहा जाता है के बारे में जानें। यानी आग बुझाने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं, अग्निशामक। आग बुझाने वाले संयंत्र को क्या कहेंगे, अग्निशामक। ये दो तरह के होते हैं, अग्निशामक दो तरह के होते हैं। एक तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस दाब पर भरा होता है। अग्निशामक दो तरह के होते हैं, एक तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस दाब पर भरा होता है, दूसरा जिसमें कांच की एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है जिससे आग बुझ जाती है। यानी अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो आग को बुझाने में मदद करती है। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। बच्चों, ये तो हम लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा इस तरह का अग्निशामक सभी बिल्डिंग में रखना, सरकारी संस्थानों में रखना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं किया जाए। यानी बिजली से यदि आग लगती है तो वहाँ हमें पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजली क्या है, पानी क्या है, बिजली का चालक है। यानी करंट लगने का खतरा हमें हो सकता है, इसीलिए बिजली में लगी आग को पानी से नहीं बुझाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जहाँ तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी।
यानी तेल में लगी आग को भी हम लोग पानी से नहीं बुझाते, क्योंकि पानी तेल से भारी होता है। जिस भारी होने के कारण पानी तो तली में चला जाएगा और तेल पानी के ऊपर तैरता रहेगा और आसानी से जलता रहेगा। यही कारण है कि तेल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाते हैं। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे, ज़रा सोचिए ऐसा क्यों? तो पेट्रोल पंप में के पास बाल्टी में बालू भरा रखा हुआ रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बालू क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो और पेट्रोल में यदि आग लग जाए तो हम इसको बालू से आसानी से बुझा सकते हैं, क्योंकि बालू क्या करती है, पेट्रोल का संपर्क हवा से तोड़ देती है और आग बुझ जाती है। क्या आपने अपने नज़दीकी अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? पटना में इसका नंबर है 101 या 0612222223 है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशामक सेवा को टेलीफोन करने के लिए नज़दीक के अग्निशमन सेवा का संपर्क नंबर अवश्य रखिए। अब 1.4 अग्निकांड क्यों? कोई 1.4 अग्निकांड क्यों?